नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज का एक प्यारा टाइटल है, उसका नाम है आपके पास यहाँ पर दादी की घड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला टाइटल आपके जीवन में इस प्रकार से आता हुआ दिखाता है कि कभी न कभी आपने जीवन के पायदान पर इस शब्द को कभी न कभी यहाँ पर सुना होगा कि दादी जी की घड़ी इतनी शानदार है कि आपकी अलार्म घड़ी जो है, दादी जी की घड़ी इतनी शानदार है कि आपकी अलार्म फीकी होती हुई दिखाई दे, लेकिन जो दादी जी की दिल की घड़ी है वो फीकी न पड़ती हुई दिखाई दे। इसका मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि क्या यहाँ पर इसमें अलार्म का कोई रोल है? क्या इस चैप्टर के अंतर्गत यहाँ पर इस दादी की घड़ी में जो दिल की घड़ी है दादी की, उसका कोई रोल है यहाँ पर? या फिर जब अगर यहाँ पर ये कहानी आगे की तरफ बढ़ती है तब इसमें यहाँ पर मालती जोशी के द्वारा सामान्यतः इसमें यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जाता है कि दादी को जब सोना होता था तो वो जो उनके पास वहाँ तकिया रहता था, उस तकिया से ही कह दिया करती थी कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है और पूजा पाठ करना है, तो मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। तो क्या वास्तव में ऐसा वहाँ पर होता था? तो कहने का मतलब है कि इन्हीं बातों को अपन यहाँ पर इस पॉइंट की सहायता से देखने का इसमें यहाँ पर प्रयास करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास इसका जो बताने का जो लॉजिक है वो यही है कि सबसे पहला पॉइंट तो आप इसमें यहाँ पर याद रखें, एक है आपके पास अलार्म घड़ी और दूसरी है आपके पास यहाँ पर दिल की घड़ी, और दिल की घड़ी का जिससे कनेक्शन है तो यहाँ से अपना एक आधा काम तो होता हुआ दिखाई देगा। प्लस दादी की घड़ी नामक रचना को लिखने वाले लेखिका कौन है? तो उत्तर आता है आपके पास यहाँ पर मालती जोशी। फिर यहाँ पर बाकायदा शानदार तरीके से कि एक बच्चों का मनोविज्ञान क्या होता है, बाल कथाएं किस प्रकार से होती है, उस बच्चों के मनोविज्ञान को, इस मनोविज्ञान की सहायता से, इस कहानी की सहायता से बच्चों को कैसी नैतिक शिक्षा दी जाए, इस पूरे पाठ में, इस कहानी में यहाँ पर मालती जोशी के द्वारा इसी बात को बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है ना। तो ये जो है आपके पास यहाँ पर जो अलार्म, ये तुमको हमको ज़रूरत है, लेकिन आपने आज भी देखा होगा कि हमारे घर में जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको यहाँ पर किसी प्रकार के अलार्म की आवश्यकता नहीं होती। उनको सुबह 4 बजे उठना है तो उनका दिल उनको 4 बजे उठा देता है। बेसिकली इस पाठ का मर्म आपको इसी तरफ यहाँ पर ले जाता हुआ दिखाता है। अर्थात इस मनोवैज्ञानिक कहानी के माध्यम से, इस बाल कहानी के माध्यम से लेखिका मालती जोशी इस बात का बोध करा देती है कि जीवन में यदि अगर आपके पास यहाँ अनुशासन है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो काम करना चाहें वो काम वहाँ पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल तक आप इसी इमेज को, इसी पिक्चर को वहाँ तक ले जाने का प्रयास करें। और अगर आपने इस पिक्चर को वहाँ तक ले लिया तो मान करके चलिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, इस पर जो कॉन्सेप्ट पर, बिहाव पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होंगे, है ना। फिर यहाँ से हम जब आगे की तरफ इसमें बढ़ते हैं तो एक अपने को यहाँ पर ये शानदार वाला पिक्चर याद रखना है 2018 का पद्मश्री अवार्ड का, जब मालती जोशी को मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये अपने को याद रखना है यहाँ पर किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हो सकता है कि एक क्वालिटी वाला प्रश्न जो है वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा कि मालती जोशी को पद्मश्री अवार्ड कौन से सन में दिया गया, या 2018 में मालती जोशी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये अपने को इसमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ से अब अपने पाठ की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मालती जोशी मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिला कथाकार। तो पहला पॉइंट अपने पास यहाँ पर यह आता हुआ दिखाई देता है कि ये वाला जो शब्द है, महिला कथाकार की कहानियां बाल कथा साहित्य में विशेष स्थान रखती है। बेसिकली इनके चैप्टरों को इसी बात को लेकर के कि आपने देखा होगा, अभी हमने भी यहाँ पर जितने चैप्टर्स इसमें पढ़े, इन सारों में कहीं ना कहीं हम तुम बड़े जैसे विद्वान लोगों को कहीं ना कहीं मैसेज देने के लिए सारे के सारे पाठ आते हुए दिखाई दिए। लेकिन यहाँ पर इस पाठ में जिस बात को लेकर के फोकस करती है, या मालती जोशी जी का जो फोकस आपके पास है यहाँ पर बाल कथाओं को लेकर भी फोकस इसमें है ना। तो बाल कथा साहित्य में विशेष स्थान रखती है। बाल कहानियों में जहाँ बाल मनोविज्ञान, इट मीन्स चाइल्ड साइकोलॉजी, और चाइल्ड साइकोलॉजी अपनी साइकोलॉजी है। बच्चों को मनोविज्ञान को पढ़ना इतना आसान काम तो नहीं है। मनोविज्ञान की खिलाड़ी तो आप भी होंगे, आपने भी शानदार तरीके से साइकोलॉजी पढ़ा होगा। नैतिक विकास का ध्यान रखा गया है, मतलब मालती जोशी ने जब बच्चों से संबंधित कहानियों को लिखा तो उन कहानियों में विशेष करके बालकों के मनोविज्ञान
और बालकों का जो नैतिक चारित्रिक विकास होता है, उस नैतिक चारित्रिक विकास को बड़ी ही शानदार तरीके से इसमें यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बातों को लिखने का इन्होंने इसमें प्रयास किया। अब बात आती है इनका जन्म की, तो जन्म है इनका 1934 में, 1934 में इनका जन्म होता है, औरंगाबाद हैदराबाद में इनका जन्म होता है। फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इनका निधन वर्ष क्या है, तो मई 2024 में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं इसमें, आपने आगरा विश्वविद्यालय से वर्ष 1956 में, जैसे आपके माइंड में आता है कि क्या हमें ये चीज़ याद रखें, हमारा लॉजिक इसी चीज़ों पर नहीं रहता, ना आपको परेशान होना है यदि आप थोड़े से समझदारी के साथ, क्योंकि देखिए कंपटीशन वाले विद्यार्थी को ये भी पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है, आधा सिलेक्शन तो बेटा तेरा उसी दिन हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ये जो बात आपके पास आई, ठीक है, फैक्ट आया, पढ़ लिया, आगे बढ़ गए, लेकिन प्रेशर, जैसे पद्मश्री का अपन ने यहाँ पर लिया कि 2018 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, इसके लिए प्रेशर रहेगा अपने ऊपर, अपने मेमोरी कार्ड में उसको वहाँ पर डालना पड़ेगा। लेकिन ये 1956 में हिंदी विषय में आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कौन से वर्ष में, तो ये इतना लोड लेने का यहाँ पर प्रश्न नहीं है। आगे जया बच्चन, आप सभी ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, है ना, द्वारा दूरदर्शन धारावाहिक, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट, दूरदर्शन पर इट मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट का जो चैनल है, आमतौर पर हम उसी की बात करें यहाँ पर, है ना, का निर्माण किया। मतलब यहाँ पर जया बच्चन द्वारा दूरदर्शन धारावाहिक सात फेरे का निर्माण किया गया, जिसमें यहाँ पर इन्हीं की कहानियों को लिया गया है। तो आपने को यहाँ पर इस प्रकार से ये जो प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री के द्वारा मालती जोशी की जो कहानियां हैं उस पे दूरदर्शन धारावाहिक, जिसका नाम है आपके पास यहाँ पर 7 फेरे का निर्माण किया गया, तो उत्तर अपने पास यहाँ पर जाएगा जया बच्चन। फिर आगे, तथा कुछ कहानियां गुलजार के दूरदर्शन धारावाहिक किरदार में, है ना, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भावना धारावाहिक में शामिल की जा चुकी है। तो ये अपने पास यहाँ पर 3 पॉइंट 3 फैक्ट, जया बच्चन जी की नाम अगर आता है तो 7 फेरे, गुलजार के इसमें यहाँ पर आपके पास किरदार, और 1 पॉइंट अपने पास यहाँ पर भावना धारावाहिक आते हैं, जो आमतौर पर मालती जोशी से संबंधित जो बातें हैं उनको लेकर के, या मालती जोशी के द्वारा जो लिखा गया साहित्य है उस पर यहाँ पर ये बनाने का जो है वो प्रयास किया गया इसमें। तो ये प्रश्न अपने लिए इसमें यहाँ से आ सकता है, थोड़ा सा इस पर अपन फोकस करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट अपने पास आता है कि मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वर्ष 1998 के भवभूति अलंकरण सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ तक अपना पॉइंट हो गया था। उसके बाद अपने पास कि मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन और द्वारा वर्ष 1998 के भवभूति अलंकरण सम्मान से सम्मानित यह विभूषित का है, तो हो सके तो प्रयास थोड़ा सा यहाँ पर करें कि भवभूति वाला अलंकरण सम्मान इन्हें 1998 में है, शिखर सम्मान 2006 में, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान इन्हें 2006 में, फिर यहाँ पर 2018 में पद्मश्री से सम्मानित, 2018 में इन्हें जो पुरस्कार मिला है उसका नाम आपके पास क्या है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अहिंदी भाषी लेखिका। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो जन्म है औरंगाबाद हैदराबाद। सामान्यतः अगर हम वहाँ की अगर बोली भाषा की बात करें तो कहीं ना कहीं हमको तेलुगु नज़र आती हुई दिखाई देती है ना। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो कि ठीक है वो एक अपनी जगह है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर हिंदी में जो नाम कमाया कि थे तो यहाँ पर नहीं लेकिन नाम कमा लिया, और इतनी शानदार वाली बाल कथाएं लिख करके, बाल कहानियाँ लिख करके उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अहिंदी भाषी लेखिका के रूप में भी उन्हें पुरस्कार दिया गया है। ये यहाँ पर आपके पास जो है इनसे परिचय से रिलेटेड बातें। अब ये पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट बड़ा है, इसको एक समरी रूप में आपके पास पॉइंट वाइज में कैसा जाना चाहिए उसको यहाँ पर है। जैसे पहला, छोटा होने की परेशानी, आंसर है किसकी, तो यहाँ पर बात आती हुई दिखाई देगी कि घर में जो 2-3 बच्चे हैं, जो 3 बच्चे हैं उसमें दीपू सबसे छोटा है। अब यहाँ पर क्या छोटा होने से, तो छोटा होने की परेशानी, इट मीन्स यहाँ पर इस पार्ट में क्या,
जिसको देखो वो ऑर्डर मारेगा उसको, जा रे ला रे ए रे ओ रे, इस प्रकार वाले स्टाइल में वहाँ पर सारे इससे कहीं ना कहीं बातें होती है। लेकिन एक तरफ आपके पास दूसरी तरफ अगर देखोगे तो जो घर में छोटा होता है उसी को सबसे ज़्यादा प्यार भी मिलता है। दीपू अपने घर में सबसे छोटा था, इसलिए उसके बड़े भाई बहन कमज़ोर समझते और छोटे मोटे काम करवाते थे। क्योंकि ये छोटा था इसलिए इस पार्ट में यहाँ पर मालती जोशी जी ने बताया कि इसको कमज़ोर समझते थे और इसके भाई बहन चूँकि यहाँ पर बड़े थे और उसको ऑर्डर मार करके इससे काम करवाने का प्रयास करते थे। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर आता है इसमें। तो हो सकता है कि अपने पास इसमें ये प्रश्न आ सकता है कि दादी की घड़ी वाले पार्ट में मालती जोशी ने जो एक पात्र लिया है दीपू, तो दीपू घर में एक सबसे छोटे बच्चे के रूप में कहीं ना कहीं इंटरप्रेट होता है। दूसरा, अलार्म घड़ी की जीत। अब घर में अलार्म घड़ी एक, अब यहाँ पर ये कि भाई ले, बहन ले कि दीपू ले, क्योंकि दादी को तो ज़रूरत थी नहीं। तब यहाँ पर ऐसी स्थिति अगर आती हुई दिखाई देती है तो अलार्म घड़ी की जीत इट मीन्स यहाँ पर किसको दी जाए। अब ये है कि जो घर में होंगे उसको लेंगे। अब यहाँ पर इसकी भी जिद होती है कि मुझे भी अलार्म घड़ी मिल जाए, मैं भी मेरे तकिए के पास वहाँ पर उसको रख लूँ और आमतौर पर जब मुझे सुबह 6 बजे 7 बजे जब उठना हो तो मुझे वो उठा दे। वो चाहता था कि वह भी अलार्म घड़ी लेकर सोए, लेकिन घड़ी हमेशा भैया और दीदी के पास ही रहती थी। चूँकि वो बड़ी कक्षाओं में थी इसलिए वहाँ पर उसी के पास रहती थी। तो एक पॉइंट अपने पास यहाँ से ये। फिर आगे, घड़ी टूटने की घटना। अब क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा ऐसा है जो बार बार चीज़ें मांग रहा है, तो कभी न कभी किसी न किसी को तो दया आ ही जाती है कि अरे छोटा है रे दे दो। आमतौर पर तुम्हारे हमारे घरों में भी इस प्रकार की बात होती है। एक बार यहाँ पर इसकी जीत थी तो इसको फिर दे दी गई। अब यहाँ पर चूंकि जब इसका सोने का जो सिस्टम होगा तो ऐसा तो नहीं है कि बस इसी स्टाइल में जो है पूरे समय सोया हुआ है। वो कभी जो है वो नॉर्थ में इसका मुँह जाएगा तो कभी साउथ में जाएगा तो कभी ईस्ट में और कभी वेस्ट में, कभी हाथ इधर हिल रहे हैं पैर इधर हिल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में इसको यहाँ पर घड़ी जो है वो दे दी जाती है और घड़ी गिर जाती है और गिरने से धड़ाम से टूटने की आवाज़ आती है। तब यहाँ पर फिर यही चर्चा होने लगती है कि अब इसकी जो है मम्मी वो कहीं ना कहीं डांट खाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उस पर इसके पापा के द्वारा डांट तो लगाना तय था कि अब ये घड़ी टूट गई है, 15-20 रुपए का खर्चा तुमने हमारा और बढ़ा दिया। एक दिन मम्मी की मदद से उसे घड़ी मिल गई। तो पॉइंट अपने पास यहाँ पर प्रश्न याद रखना है, आंसर आ सकता है किसकी मदद से, तो उत्तर जाता है मम्मी की मदद से। लेकिन गलती से वह गिर गई और गिर गई तो गिरने से टूट गई, जिससे सभी ने दीपू को दोषी ठहराया। आमतौर पर वही है ना कि जब बच्चा सोता है सामान्यतः हम मान करके चलते हैं कि उसको वहाँ पर वो नहीं होता कि मैं कैसे क्या सोया हूँ किस दिशा में। आप भी कभी कभी देखना, पता चला कि नॉर्थ में जो है वो मुख लेकर के सोए तो सुबह सुबह तक जो है आप 90 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल से कितने घूम जाएंगे वो आपको भी नहीं पता होता। फिर आगे, दादी की तरकीब। अब यहाँ पर एक पॉइंट फोकस इस बात को भी है कि जैसे ये घड़ी टूटने की घटना के जैसे आसपास अगर अपन देखें तो एक बार दादी की तरकीब ये क्या है। दुखी दीपू इसलिए दुखी क्योंकि आमतौर पर उसे अलार्म घड़ी चाहिए, उसे मिल नहीं रही है। दुखी दीपू को दादी ने तकिए से प्रार्थना करने की मज़ेदार तरकीब बताई, क्योंकि वो जब बार बार जिद कर रहा था उसे घड़ी मिल नहीं रही थी। तो फिर दादी ने कहा कि जो है एक काम कर बेटा दीपू। बोले क्या? तो बोले तकिए से बोल दे कि मुझे 5 बजे उसके पास जाकर के बड़े प्रेम से अनुशासन से कोऑर्डिनेशन करते हुए उसे बोल दे तकिए से कि मुझे 5 बजे जगा देना, तो वो तुझे 5 बजे जगा देगा। क्योंकि मैं तो जब सोने के लिए जाती हूँ तो मैं तो अपने तकिए से ही बोलती हूँ कि तकिए मेरे को सुबह 4 बजे जगा देना, तो मेरे को जगा देता है। तो यहाँ पर दादी की तरकीब, दुखी दीपू को दादी ने तकिए से प्रार्थना करने की मज़ेदार तरकीब बताई कि उसे सुबह जगा देगा। लेकिन आमतौर पर ये कोरा ढकोसला ही था, कोई ऐसा होता तो नहीं है। वास्तव में यहाँ पर इस पाठ का जो जिस्ट है वो ये है, अनुशासन की सहायता से कि आपकी दिल की घड़ी आपको जगाएगी कि आपको 6 बजे जगना है, कि आपको 5 बजे जगना है, कि आपको 4 बजे जगना है। पहला प्रयास असफल। अब यहाँ पर जैसे ही दादी ने तरकीब बताई तो घर का सबसे छोटा सदस्य जिसका नाम है दीपू, इस दीपू ने इसमें क्या करा कि एक दिन गया तकिए को कहा कि तकिया आज मुझे जो है 5 बजे जगा देना।
जब यहाँ पर ये उठा तो सुबह 7 बज गई, दादी के पास गया और अंततः इसको फिर समझ में भी आ गया कि ये जो है कोई यहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम नहीं होता। पहला प्रयास असफल। दीपू ने तकिए से सुबह जगाने के लिए कहा लेकिन वह समय पर नहीं जाग पाया। दीपू ने तकिए से, क्योंकि ये तरकीब किसने बताई? तो दादी ने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दादी ने बताई थी उसको कि तकिए को जाकर के बोल कि मुझे 5 बजे जो है ने तकिए से जगाने के लिए कहा लेकिन वह समय पर नहीं जाग पाया, क्योंकि यहां पर तकिए के पास इस प्रकार कोई सिस्टम तो नहीं था। आपने भी देखा होगा कि जब आप भी पढ़ते लिखते हैं तो आमतौर पर इस अलार्म का बड़ा महत्व तो है ना, पर उसके साथ साथ में यहाँ पर दादी की दूसरी एक जो दिल की घड़ी आपको आती हुई दिखाई दी, उसका भी अपना रोल है। फिर आगे चलते हैं इसमें। आखिरकार सफलता, किस बात की सफलता? कि जब उसे स्कूल ट्रिप के लिए जल्दी जाना था तो उसने दोबारा तकिए, वह सही समय पर जाग गया। लेकिन वास्तव में यहाँ पर ऐसा नहीं था, कोई अनुशासन वाली बात इसमें थी। फिर आगे कहानी का संदेश क्या है? अपने को इस लाइन को जो है वो गले से नीचे उतारना है ताकि थीम पर आधारित प्रश्न आ जाए तो तुम हम जैसे लोग जो है इसमें यहाँ पर पीछे न रह जाएं। पॉइंट आया है कि यह कहानी छोटे बच्चों की मासूमियत, उनके संघर्ष और आत्मविश्वास को मजेदार ढंग से प्रस्तुत करती हुई दिखाई है मालती जोशी। इस रचना कौन सी? तो आंसर आता है आपके पास दादी की घड़ी। ठीक है, तो ये आपके पास इस लाइन को आगे एक बार और देख लो कि यह कहानी छोटे बच्चों की मासूमियत, उनके संघर्ष और आत्मविश्वास को मजेदार ढंग से प्रस्तुत करती है। चलते हैं अब यहाँ से अपन प्रश्नों की तरफ। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न जो है वो जो समझदारी हैं वो तो बन जाएंगे, जो कुछ याद करने वाले हैं जीवन परिचय से रिलेटेड तो वो आप याद करें। पहला पॉइंट, प्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी का जन्म कब और था? ए 4 जून 1934 भोपाल, बी 1934 हैदराबाद, सी 4 जुलाई 1940 इंदौर, 4 मई 1935 ग्वालियर। तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही जवाब। सबका इसमें यहाँ पर आंसर है कि 4 जून 1934 को औरंगाबाद हैदराबाद में इनका जन्म होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला प्रश्न, मालती जोशी ने किस विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया था? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी सागर आगरा विश्वविद्यालय और डी मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय। तब अगर अपन यहाँ पर देखते हैं तो दिल्ली से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, बनारस वाला पॉइंट नहीं है, आगरा विश्वविद्यालय से यहाँ पर एमए की डिग्री प्राप्त करते हैं, न ही मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय से यहाँ पर कोई कनेक्शन है। तो उत्तर अपने पास इसमें क्या जाएगा? तो ये पॉइंट इसमें है यहाँ पर बिल्कुल सी, है ना। बिल्कुल अंकित जो है जल्दी से मैं इसको करता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी बात को जो है इसमें ध्यान में रखते हुए इसको करवाता हूँ। ठीक है, चलते हैं अगला। मालती जोशी को 2000 में, ये हमारा ड्रीम का प्रश्न है। बाई चांस यदि पार्ट को थोड़ा सा साइड में करके आगे की तरफ अगर आ जाएं यहाँ पर, तो ये अपना एक ड्रीम का प्रश्न है। मालती जोशी को 2018 में किस सम्मान से नवाजा गया था? ए पद्म भूषण, बी पद्मश्री, सी ज्ञानपीठ और डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका अपने पास यहाँ पर उत्तर है वो क्या है? पद्मश्री अवार्ड से इन्हें गया था, तो इसका जाएगा वो पॉइंट अपने पास है यहाँ पर बी, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धारावाहिक मालती जोशी की कहानियों पर आधारित है? ए मालगुडी डेज, बी अलिफ लैला, सी किरदार और डी रामायण। तो इसमें अपन ने यहाँ पर देखा कि गुलजार का जो किरदार है वो इस पर डिपेंडेंट है, तो बिल्कुल आप सभी लोगों का उत्तर इसमें यहाँ पर सही है। चलते हैं की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है अपने पास, मालती जोशी को 2006 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ए भवभूति अलंकरण, बी तुलसी सम्मान, सी शिखर सम्मान और डी हिंदी गौरव सम्मान। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही, इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर शिखर सम्मान उत्तर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर है बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मालती जोशी को कौन सा सम्मान प्रदान किया था? ए भवभूति अलंकरण, बी
साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार और डी का सम्मान। तो इसका उत्तर क्या है ना, आंसर अपने पास जाएगा वो है इसमें भवभूति अलंकरण। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, मालती जोशी की कहानियों का मुख्य विषय क्या है? तो मालती जोशी की कहानियों का मुख्य विषय क्या ऐतिहासिक घटनाएं हैं? ए क्या बाल मनोविज्ञान और नैतिक शिक्षा है? बी सी क्या इसमें विज्ञान की कथाएं हैं? और डी राजनीतिक घटनाएं हैं। तो ये जो पॉइंट आपके पास इसमें जो आता है वो टाइटल इसमें है यहाँ पर बाल मनोविज्ञान और नैतिक शिक्षा। बिल्कुल, इन्होंने अपनी बहुत जगह रचनाओं में इस प्रकार की बात की। तो बाल मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान की सहायता से नैतिक शिक्षा भी बड़ी शानदार तरीके से देती हुई दिखाई देती है मालती जोशी जी। फिर अगला, जया बच्चन निर्मित कौन सा धारावाहिक मालती जोशी की कहानियों पर आधारित था? ए 7 फेरे, बी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सी सीआईडी और डी शक्ति अस्तित्व के एहसास की। तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल वहां पर अपन ने इसमें देखा था, इसका आंसर है वहां पर सटीक वो है इसमें 7 फेरे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, मालती जोशी को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, मालती जोशी को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया था? ए उन्हें सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार का, बी अहिंदी भाषी लेखिका का, सी महिला सशक्तिकरण का और डी श्रेष्ठ कहानी लेखन का। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल इसका आंसर अपने पास पर जाएगा वो है इसमें अहिंदी भाषी लेखिका का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो इसका आंसर है अपने पास यहाँ पर क्या? बी। 10 नंबर, मालती को किस प्रसिद्ध लेखक के धारावाहिक में शामिल किया? ए प्रेम के बच्चन, सी गुलजार या डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास इसमें क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है अपने पास, बिल्कुल इसका आंसर है अपने पास यहाँ पर गुलजार, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, दादी की घड़ी कहानी की लेखिका है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी मालती जोशी या डी प्रेमचंद। तो इसका आंसर यहां पर सटीक क्या बनेगा? बिल्कुल इसका उत्तर है मालती जोशी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा प्रश्न है, क्वालिटी वाला। दादी की घड़ी कहानी में कौन कौन से मुख्य किरदार हैं? ए दीपू और भैया, बी दादी और दीपू, सी माँ और दीदी, डी भैया और दीदी। अब आपको बता दें इसमें कि वैसे तो ये उत्तर इसमें यहाँ आने वाला सही है, क्योंकि उसमें वहां पर उनकी माँ की भी बात है, उनके भैया की भी बात है, उनकी दीदी की भी बात है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन तो सब सही। यहाँ पर अगर हम देखें तो उसने कहा कि मुख्य किरदार के रूप में किसको लिया गया है, तो आंसर अपने पास आता है दादी और दादी के साथ में दीपू। ठीक है, तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर सटीक वाला आप है डी का स्क्वायर, द का स्क्वायर, दादी एंड दीपू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी की कहानी के बारे में लेखिका ने किसका महत्व दर्शाया है? अच्छा प्रश्न है। ए घड़ी के सही उपयोग का, बी इच्छा शक्ति और आत्मानुशासन का, सी तकनीकी विकास का और डी समय पर सोने और जागने का। क्या आंसर जाएगा इसका? बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर है आपके पास इच्छा शक्ति और आत्मानुशासन का, है ना। दादी की घड़ी कहानी के माध्यम से लेखिका ने किसके महत्व को स्वीकार किया है? तो उत्तर जाएगा अपने पास यहाँ पर कि अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति है और तुमको 4 बजे जगना है तो 4 बजे तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी दिल की घड़ी तुमको बिल्कुल जगा देगी। पर यह है कि अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति है ही नहीं तो फिर बात उसमें वहां पर अलग हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी की घड़ी कहानी किस प्रकार की कहानी है? ए प्रेम कहानी, बी ऐतिहासिक कहानी, सी बाल कहानी और डी विज्ञान कथा। तो प्रेम कहानी का कोई चित्रण नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। ऐतिहासिक कहानी जैसी कोई बात इसमें यहाँ पर नहीं है, विज्ञान कथा जैसी इसमें यहाँ पर कोई बात नहीं है। आंसर इसका क्या जाएगा? तो ये है आपके पास इसमें बाल कहानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी की घड़ी कहानी में संयुक्त परिवार का कौन सा पहलू उजागर किया गया है? ए, आपसी प्रेम और समन्वय से, बी, परिवार में अनुशासन, सी, बड़ों का सम्मान और डी, बच्चों की पढ़ाई। बेसिकली इस पार्ट को जब अगर पूरी तरीके से इस कहानी को विवेचित करते हैं तब वहां पर उसमें आपसी सभी लोगों के मध्य प्रेम और समन्वय या कोऑर्डिनेशन की बात कही गई है ना, इसलिए इसका उत्तर यहां पर आपके पास क्या होगा? ए। नेक्स्ट पॉइंट 16, दीपू को पढ़ाई के लिए कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी? ए, दीपू घड़ी चाहता था और उसको नहीं मिली, बिल्कुल सही बात है। दीपू डेस्क चाहता था और उसको डेस्क नहीं मिला, बिल्कुल, और जब कभी भी मिलती थी तो उसके पिताजी के साइट में उसको मिलती थी। और सोचो कि पिताजी के साइट में बैठ कर के पढ़ाई लिखाई करना, इसका मतलब है वहां पर कि पिताजी के साइट में बैठ कर के यदि पढ़ाई लिखाई करोगे तो आधी जान जो है वो सूखती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है ना। अलार्म घड़ी, बिल्कुल सही बात। एक आध बार जो है इस वाली घड़ी की भी बात होती है जो इनके बड़े भाई बहन के पास है लेकिन इसके पास नहीं है। डेस्क की भी बात है, अलार्म घड़ी की बात है, तो इसलिए इसका सटीक आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर जाएगा इसमें डी। इस पार्ट में इन सभी की बातें कहीं ना कहीं बताई गई है या कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी? ए, दीपू उन्हें जगा देता था, तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सोती थी, अलार्म घड़ी का उपयोग करती थी, सूरज की रोशनी से जाग जाती थी। अब यहाँ पर थोड़े से माइंड को चला लेना। जनरली दादी को जब जगाने में दीपू का तो कोई रोल है नहीं, है ना। अलार्म घड़ी वो उपयोग करती नहीं थी, रोशनी अपनी जगह अलग बात है। यहाँ पर यह है कि तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सोती थी। सामान्यतः ये एक प्रकार का स्टोरी टेलिंग फॉर्म का हिस्सा है जब वो दीपू से बात कर रही होती है, जब दीपू बार बार जिद करता है कि दादी माँ, मम्मी, मुझे भी जो है ये जो भाई और बहन के पास अलार्म घड़ी है वो चाहिए। तब वहाँ पर दीपू को समझाने के लिए एक ढकोसले के रूप में कहा गया ये सेंटेंस है। अन्यथा तो यहाँ पर इस पाठ का जो मर्म है इसमें यहाँ पर वो आगे संदेश देने का ये प्रयास करती है कि ये तो जो है दीपू को केवल बताने का तरीका था, लेकिन जो दादी की जो जगने की जो बात आती है वो उनकी दिल की घड़ी वो उनको जगाने का काम करती थी। तकिया वकिया जो है वो कोई यहाँ पर नॉर्मल बात थी, ठीक है। पर यहाँ पर अपने को इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन लगाना पड़ेगा, तो वो आंसर अपने पास यहाँ पर गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपू पिकनिक वाले दिन समय पर कैसे जाग गया? ए, उसकी दीदी ने उसे जगा दिया, बी, अलार्म घड़ी ने बजकर जगा दिया, सी, तकिए से सुबह 5 बजे जागने के लिए कहा था और माँ ने उसे सुबह जगा दिया। तो तकिए से सुबह 5 बजे जागने के लिए कहा था और बाकायदा जो है वो वहाँ पर समय पर जग जाता है और फिर दादी के कमरे में जाता है। पहले तो वो देखता है, जागता है और चारों तरफ अंधेरा है। फिर दादी के कमरे से उसको जब रघुपति राघव या भजन की जो है वो जैसे ही धुन सुनाई देती है तो उसको लगने लगता है कि नहीं। तब वहाँ पर दादी, अरे तू इतना कैसे जग गया? तो फिर वो दादी से कहता है कि दादी, मुझे भी तकिए ने आज जगा दिया, ठीक है। पर वहाँ पर क्या था? आत्मानुशासन। वहाँ पर क्या थी? जागरूकता। और उस जागरूकता और उस आत्मानुशासन की वजह से वो जागता हुआ दिखाई देता है। तो इसी संदर्भ में इसका जो बेस्ट वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या होगा, वो है इसमें यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी के अनुसार असली अलार्म क्या होता है? ए, घड़ी, बी, मोबाइल फोन, सी, तकिया और डी, हमारा दिल। ये है प्रश्न यहाँ पर क्वालिटी वाला। दादी की घड़ी के संदर्भ में मालती जोशी के अनुसार, दादी के अनुसार असली अलार्म क्या होता है? तब यहां पर होता है असली अलार्म हमारा दिल होता है। यदि तुमने इस अलार्म को कह दिया तो वो तुमको जो है जिस समय तुम चाहोगे उस समय जगा देगा, लेकिन उसके लिए आत्मानुशासन, उसके लिए जागरूकता की आवश्यकता कहीं ना कहीं होती है। तो आंसर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है अपने पास यहाँ पर डी, हमारा दिल। अच्छा क्वालिटी वाला प्रश्न है, याद रखें। और इस पार्ट के जो प्रश्न हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, अपने दोस्तों यारों के मध्य भी जो है इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर लिखें उसमें कि पार्ट कैसा लग रहा है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
20 नंबर, दीपू को अपनी बहन और भाई की तुलना में क्या नहीं मिला? ए किताबें, बी घड़ी और डेस्क, सी मोबाइल, डी कंप्यूटर। तो यहाँ पर इसका आंसर जो गया वो क्या है? तो दीपू को अपनी बहन और भाई की तुलना में क्या नहीं मिला? तो आंसर है आपके पास घड़ी और डेस्क। इसका आंसर जाएगा वो है आपके पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, दादी की अनोखी घड़ी किस बात को दर्शाती है? ए बाहरी वस्तुओं पर निर्भरता, सी आत्म प्रेरणा और अनुशासन, सी तकिए की जादुई शक्ति और डी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का महत्व। अगेन प्रश्न, दादी की अनोखी घड़ी किस बात को दर्शाती है? बाहरी वस्तुओं पर निर्भरता नहीं, आत्म प्रेरणा और अनुशासन को, तकिए वकिए में कोई जादुई शक्ति नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का कोई अपना महत्व यहाँ पर नहीं है। इस पाठ के माध्यम से जो बच्चों को एक नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, उस नैतिक शिक्षा में आपके पास यहाँ पर शब्द क्या है? तो आंसर इसमें आत्म प्रेरणा और अनुशासन वाला इसमें जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दीपू किस कारण हमेशा परेशान रहता था? ए उसे खेलने नहीं मिलता था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसे पढ़ने नहीं दिया जाता था, ऐसा भी कुछ नहीं है। उसे स्कूल नहीं भेजा जाता था, ऐसा भी कुछ नहीं है। बड़े भाई बहन उसे छोटा समझकर डांटते और डांट फटकार के साथ उससे काम करवाते रहते थे, इसलिए इसका आपके पास यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? तो ये है इसमें यहाँ पर सी, क्योंकि ये आमतौर पर हम भी अपने घरों में इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, घर में अलार्म घड़ी किसके पास रहती थी? ए दीपू के पास, नहीं, बेचारा सबसे छोटा होने के कारण लगातार संघर्ष करता रहता था। फिर यहाँ पर मम्मी के पास ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तो ज़रूरत थी नहीं, यहाँ तो दिल की घड़ी थी, है ना। तो किसके पास? इनके बड़े भाई बहन कौन थे? भैया और दीदी, तो उनके पास रहती थी। तो इसका उत्तर क्या जाएगा इस पाठ के संदर्भ में? वो है अपने पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, दीपू ने अलार्म घड़ी लेने की जिद क्यों की? ए ताकि वह समय पर स्कूल जा सके, बी ताकि वह भी घड़ी लेकर सो सके और सुबह जल्दी उठ सके, सी क्योंकि घड़ी बहुत सुंदर थी, डी क्योंकि घड़ी बजने की आवाज़ उसे पसंद थी। इस प्रकार का पॉइंट बिल्कुल सही, इसमें यहाँ पर इस प्रकार का पॉइंट जो है इसमें यहाँ पर नहीं आता, ताकि वह भी घड़ी लेकर सो सके और सुबह जल्दी उठ सके। इस प्रकार की बातें इसमें यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है पाठ के अनुसार, है ना। तो सटीक आंसर क्या है? बी बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीपू को अलार्म घड़ी कैसे मिली? ए उसने चोरी कर ली थी, नहीं। उसने जबरदस्ती ले ली, नहीं। दादी ने उसे दी, नहीं। मम्मी की मदद से उसे मिल गई कि अरे छोटा बेटा है, बच्चा है, बार बार मांगता रहता है, तो एक दिन तो दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो ये जो टाइटल आपके पास यहाँ पर आता है, तो ये भी अपने को याद रखना है कि मम्मी की मदद से उसे मिलती हैं। तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पर क्या है? ये है आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी के साथ क्या हुआ? मतलब दादी की घड़ी कहानी में घड़ी के साथ क्या हुआ? वह किसी तरह गिरकर टूट गई, दीदी ने उसे तोड़ दिया, भैया ने उसे छुपा दिया, मम्मी ने उसे वापस ले लिया। तो इस प्रकार की बातें इसमें यहाँ पर नहीं थी। क्या था? इनको मिल जाती हैं और मिलने के बाद वो टूट जाती है, इसलिए इसका उत्तर क्या है कि वह किसी तरह गिर करके टूट गई। यहाँ पर ए आंसर इसमें जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, दीपू ने सुबह जल्दी उठने के लिए किसकी मदद ली? ए मम्मी की, बी भैया की, सी दादी की और डी तकिया की। ये तब की बात है जब दादी के द्वारा इसे यहाँ पर स्टोरी सुनाई जाती है कि दादी आप कैसे जग जाते, तो बोलती है दादी, इसको मनोवैज्ञानिक रूप से कन्वर्ट करने का प्रयास करती है कि मैं तो तकिए के पास जाती हूँ, धीरे से बोल देती हूँ कि तकिया मुझे 4 बजे उठा देना, तो तकिया उठा देता, तो तू भी तकिए को जा कर के ऐसा बोलना और कि मुझे 5 बजे पढ़ाई करने के लिए उठना है, तो वो मुझे उठा दे, तो तुम्हारा भी वहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर दीपू ने सुबह जल्दी उठने के लिए किसकी मदद ली? तो उत्तर जाएगा आपके पास यहाँ पर तकिया। नेक्स्ट पॉइंट, तकिए से प्रार्थना करने का विचार दीपू को किसने दिया? अच्छा प्रश्न, क्वालिटी वाला है, आ सकता है। ए मम्मी ने, नहीं। बी भैया ने, नहीं। डी उसके दोस्त ने, नहीं। आंसर है यहाँ पर किसने? तो उत्तर आया आपके पास यहाँ पर दादी ने। तो आंसर क्या जाएगा इसमें? यहाँ पर
सी। अच्छा प्रश्न है, याद रखना है इसमें। 29, दादी ने दीपू को सुबह समय पर उठने के लिए क्या तरकीब सुझाई? ए, दीदी से सुबह जगाने के लिए कहा, नो। मुर्गे की आवाज सुनकर उठो, नो। तकिए से कहो तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, है ना। ये पॉइंट आपके पास है इसमें। अलार्म घड़ी रखकर सो जाना, बिल्कुल नहीं। तकिए से कहो तकिया राम सुबह 4 बजे, जिस समय आपको उठना है, 5 बजे उठना है तो 5 बजे का, 6 बजे उठना हो तो 6 बजे का। तो यहाँ पर इस पाठ में जो चर्चा है वो 4 बजे की है, तो इसलिए तकिए से कहो कि तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, दीपू से सभी डेज 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 करते थे, मतलब उसके दोस्त यार मित्र सब, है ना, उसे ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे, द्वेष करते थे, लड़ाई करते थे, तो उससे वहां पर ईर्ष्या करते थे। अब ईर्ष्या इसलिए करते थे कि घर का सबसे छोटा सदस्य था ये। और आपने आमतौर पर देखा होगा, जब अगर ये छोटा सदस्य होता है तो प्यार मोहब्बत भी सब उसी से करते हैं, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा इसको प्यार मिलता था। ठीक है, वो घड़ी वड़ी नहीं मिले एक अलग बात है, लेकिन इस पार्ट में इसकी भी चर्चा की गई है। इसलिए जब दोस्त यार और ये सब इसको देखते थे तो उससे कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते थे। नेक्स्ट पॉइंट 31, दीपू की डेज 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 तो पापा के पास बैठने पर ही निकल जाती थी। इट मीन्स डेस्क थी नहीं, अब पढ़ने की बारी आई तो बोले एक काम करो, पापा के पास बैठ जाओ। अब पापा के पास बैठ जाओ तो पापा के पास बैठ करके पढ़ाई करना में क्या होता था? तो उन्होंने कहा कि दीपू की पूरी जान तो, दीपू की जान तो, दीपू की दम और दीपू की आधी जान तो पापा के पास बैठने पर ही निकल जाती थी। तो इसका सटीक उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका सटीक उत्तर है वो है इसमें यहाँ पर डी, है ना। तो ये पॉइंट अपने पास इसमें आधी जान वाला इसका आंसर जाता हुआ दिखाई देगा। ये वहां पर बकायदा एज इट इज उसमें पार्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूल, एक आध इसमें शब्द है यहाँ पर लिया, शब्द डेस 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 है। क्या स्टूल शब्द तद्भव है? ये शब्द इसमें यहाँ पर यूज हुआ है। ए, ये तत्सम है, ये देशी है, ये विदेशी है। तो आंसर बिल्कुल इसका आंसर यहाँ पर अपने पास जाएगा। वो क्या है इसमें कि स्टूल एक विदेशी शब्द है, न देशज है, न तत्सम है, न तद्भव है। इस प्रकार की चर्चा इसमें यहाँ पर नहीं है, है ना। चलते हैं यहाँ से इसमें आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 33, दीपू पिकनिक के लिए डेज 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 जा रहा था। अब यहाँ पर ये प्रश्न अच्छा है, याद रखना कि दीपू कौन से पिकनिक के लिए जा रहा था। क्या आप बताएंगे इसमें कि वो सांची के लिए जा रहा था, कि वो भोपाल के लिए, या विदिशा वो जा रहा था, या पचमढ़ी जो है वो जा रहा था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए इसमें। बिल्कुल वीरेंद्र, लेते हैं जल्दी से, वो भी बिंब वाला टॉपिक भी है ना। दीपू पिकनिक के लिए डेज 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 जा रहा था सांची या भोपाल या विदिशा या पचमढ़ी। क्या इसका आंसर जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर है कि दीपू पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहता था, कहाँ जा रहा था। तो आंसर इसमें यहाँ पर आया सांची। ठीक है, तो ये आज इस पार्ट से रिलेटेड, दादी की घड़ी से रिलेटेड मुख्य प्रश्न। अगर आप 1 से 2 बार इसको रिवाइज कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि दादी की घड़ी से अगर पाठ को सही तरीके से आपने सुन लिया तो आपके जीवन की घड़ी कभी गड़बड़ाने नहीं लगेगी और बकायदा आपका प्रश्न इससे यहाँ पर सही होता हुआ दिखाई देगा। इस पार्ट को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।